खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। आज 31 मार्च का दिन है और आप कह लीजिए कि आज कल से जिस तरह से नया एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, आज इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। बात 1959 से शुरू करते हैं और देश भी इससे जुड़ रहा है और ख़ासतौर पे हिमाचल भी जुड़ रहा है और इतिहास में हिमाचल आ जाए तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है। आज हम देखें तो तिब्बत के 14वें जो धर्मगुरु दलाई लामा है, तेनजिन ग्यात्सो, इन्होंने आप कह लीजिए कि भारत आके या हमारे देश में आके राजनीतिक शरण ली थी ओंकार जी। 31 मार्च के दिन ही ये हिमाचल क्या खासकर हिंदुस्तान की सरकार के सामने आए थे और राजनीतिक शरण इन्होंने सरकार से मांगी थी, जिसे सरकार ने तुरंत प्रभाव से मान लिया था। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था ओंकार जी, लेकिन उस पर चीन जिस तरह की हरकतें वहाँ पे करता रहा, वहाँ पे कत्लेआम चीन ने शुरू कर दिया विस्तारवादी नीतियों के तहत। आप ये देखिए कि तिब्बत को चीन हथियाना चाहता था, उसने हथिया के उसको दिखाया और फिर पीछे पड़ गया जो तिब्बत के धर्मगुरु थे, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। इनके तिब्बत चाहता था कि ये यहाँ नहीं रहे और चीन चाहता था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये हिंदुस्तान की शरण में आ गए थे। और फिर आपको अब तो सभी को पता है कि फिर मैक्लोडगंज, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आए, यहाँ पे रहे, यहाँ बाकायदा उन्होंने मंदिर बनाया है, शिक्षा दीक्षाएं यहाँ से उनकी चलती हैं और तिब्बत की सरकार यहाँ से चलती है, पूरी आप संसद तिब्बत की यहाँ बैठती है। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि इसमें हिमाचल भी साथ में इसमें जुड़ रहा है। और जब इन्होंने राजनीतिक शरण हिंदुस्तान में ली थी 1959 में, तो 20 अपने शिष्यों के साथ ये दलाई लामा जी यहाँ पहुँचे थे और तिब्बत की राजधानी लहासा थी और लहासा से ये 17 मार्च को चले थे ओंकार जी। पैदल इन्होंने यात्रा की, 14 दिन में आप कह लीजिए कि वहाँ एक खेन जीमन दर्रा है, उसको पार करते हुए 14 दिन में सकुशल ये भारत पहुंच गए थे तिब्बत से। तो ये एक बड़ी एक इनकी जर्नी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में कह लीजिए, तिब्बतियों में तो है ये कि उनके लिए तो परमात्मा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी लोग इन्हें बहुत आदर और मान के साथ देखते हैं। 1981 की बात कर लेते हैं ओंकार जी, इंडोनेशिया जी। यहाँ पे एक हवाई जहाज को आप कह लीजिए हाईजैक करने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, हमारे कंधार केस से बिल्कुल वही मिलती है। 5 आतंकियों ने मिलकर एक इंडोनेशिया की डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसको हाईजैक कर लिया और ये डोमेस्टिक फ्लाइट जो थी जकार्ता से उत्तरी सुमात्रा के बीच में ये फ्लाइट चलती थी। इन 5 आतंकी इसमें चढ़े और उन्होंने क्या किया कि फ्लाइट में चढ़ के इन्होंने सीधे पायलट के पास गया और उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल तान के बोल दिया कि ये प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया है और उसको बोले, पायलट को बोले कि इस फ्लाइट को यहाँ से ले चलिए आप कोलंबो श्रीलंका में। पूरी प्लानिंग थी एक कि वहाँ से इंडोनेशिया से जो फ्लाइट चलेगी इसको श्रीलंका जाके वहाँ फिर नेगोशिएशन सरकार से करेंगे, लेकिन पायलट ने 2 टूक मना कर दिया, सरेंडर कर दिया एक तरह से और कह दिया कि इतना ईंधन इस विमान में नहीं है कि इसको हम श्रीलंका ले जा सकें। फिर बाद में इसको बैंकॉक ले जाया गया ओंकार जी, थाईलैंड में। और वहां पे जब इसको ले गए तो उस वक्त विमान में कुल 55 लोग ये सवार थे, जिनमें से 48 पैसेंजर थे और 7 क्रू मेंबर थे। तो 28 मार्च को इस विमान का उन्होंने अपहरण किया था और 31 कैसे इससे जुड़ रहा है मैं वो भी बताऊंगा। 28, 29 और 30 3 दिन इंडोनेशिया की सरकार और आतंकियों के बीच लोकल पुलिस के मार्फत ये आतंकी सरकार से कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। 3 इन्होंने मुखिया सरकार से मांगे रखी थी, इंडोनेशिया की सरकार से 4 मांगे थी। 80 जो दुर्दांत आतंकी थे इनके संगठन के, और इनका संगठन का नाम भी मैंने लिखा है पर मैं भूल गया इसमें, उसमें जो 80 जो उस संगठन के आतंकी थे उनको तुरंत प्रभाव से रिहा करने की उन्होंने बात करी है। कंधार केस से जोड़िए जरा इसको, 80 दुर्दांत आतंकियों को तुरंत रिहा करो जी। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे जो उनको कहा कि कैश चाहिए हमें 1.5 यूएस यानी कि अमेरिकन 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कैश तुरंत हमें दीजिए। तीसरी थी कि जो देश के उपराष्ट्रपति थे एडम मलिक, इन मलिक साहब को जी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दो, इनको पद से हटा दो। और चौथा जो इनकी मांग थी वो थी कि हर इजरायली को इंडोनेशिया से बाहर धकेल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए, किसी तरह की इनकी एंट्री ना रखी जाए। अब सरकार संकट में थी, पशुपेश में थी, लगातार बातचीत करती रही क्योंकि अपने देश
के में था नहीं। थाईलैंड में अलग आप कह लीजिए कि सरकार थी, अलग टेरिटरी वहाँ पे थी, वहाँ पे जो इन्होंने जहाज इन्होंने रखा था। तो अब बातचीत का दौर चला, सरकार इंडोनेशिया के ऑपरेशन करना चाहती थी, थाईलैंड की सरकार से इजाज़त मांगी गई, वो सरकार इजाज़त ना दे कि इससे तो हमारे देश में पैनिक मच जाएगा, भगदड़ वहाँ पे मच जाएगी, और कुछ अगर घटनाक्रम कोई बड़ा हो गया तो फिर स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। 3 दिन तक कोई बात नहीं हुई ओंकार जी, और मसला इसमें गंभीर होता गया। चौथे दिन इंडोनेशिया की सरकार ने क्या किया कि 30 मार्च की रात को इंडोनेशिया की सरकार ने थाईलैंड की सरकार को कन्विंस कर दिया कि हम इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेंगे कि लोकल में किसी तरह से आप कह लीजिए कि वो प्रभावित हो। इसके बाद गरुड़ इंडोनेशियन आप कह लीजिए कि जो ये फ्लाइट थी उसको उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए इंडोनेशियन स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया 31 को मॉर्निंग, यानी कि 31 मार्च 1981 को सुबह ही ऑपरेशन छेड़ा था, जिसमें इसके जो कमांडो थे 3 हिस्सों में कमांडो बट गए ओंकार जी, 3 टीमों में, रेड टीम, ब्लू टीम और ग्रीन टीम। इन तीनों टीमों ने 2 टीम पीछे रही। एक टीम ने क्या किया कि जो इस प्लेन का जो पिछली साइड का दरवाजा था वहां से अंदर वो टीम दाखिल हो गई। अब वो टीम जब दाखिल हुई तो सामने 5 आतंकी थे, 3 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो इस बीच कमांडो, आपको पता है वो कमांडो बाई चांस ही 3 दिन पहले ऐसे ही हाईजैकर्स के कब्जे से प्लेन को या यात्रियों को कैसे बचाएं, 4 दिन पहले उन्होंने रिहर्सल उस चीज की हुई थी, वो रिहर्सल यहाँ पे काम आ गई ओंकार जी। और इन 3 हाईजैकर्स को इन्होंने वही कमांडोज ने ढेर कर दिया। हाईजैकर्स की तरफ से भी गोलाबारी हुई, उसमें एक कमांडो भी इनका इंडोनेशियन आर्मी का शहीद हो गया। 48 में से 46 यात्रियों को खरोंच तक नहीं आई, 2 यात्री उस गोलीबारी में घायल हो गए, लेकिन निधन किसी का भी किसी तरह का नहीं हुआ। 2 जो आतंकी थे उन आतंकियों ने सरेंडर वहां इन कमांडोज के सामने कर दिया। तो थाईलैंड की धरती पे जाके इस तरह का ऑपरेशन पहली बार जो इंडोनेशिया की इस इंडोनेशियन आर्मी ने किया था, इसकी आप कह लीजिए कि पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अब जरा इसी सिलसिले को अगर हम शुरू कर देते हैं कंधार के केस से, जब काठमांडू से जो इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज वहां से किडनैप हुआ था, उसको देखिए कंधार ले गया आतंकी, मजबूरन हमें वो आतंकी छोड़ने पड़े थे ओंकार जी। तो आप कह लीजिए कि 1981 और कहां फिर कंधार वाला केस, इतने साल बाद भी स्क्रिप्ट दोहराई एक तरह से वो गई थी। हम दूसरी तरफ देखें 1870 का जिक्र कर दें। अमेरिका को दुनिया का शक्तिशाली मुल्क कोई ऐसे नहीं कहा जाता ओंकार जी, वास्तव में अगर देखें तो शक्तिशाली है। और ये अगर इसकी बात 1870 से करें हम, तो 1870 में अमेरिका में आपको पता है गोरे और कालों का भेदभाव किस तरह के था, वहाँ पे जिस तरह का दौर चला था, श्वेत और अश्वेत का भेदभाव जो था। इसमें आज पहली बार मतदान हुआ था जिसमें अश्वेत नागरिकों ने मतदान अमेरिका में किया था। और एक जो परंपरा आप कह लीजिए कि अत्याचारों की कहानी जो श्वेतों पे आती थी, वो उसको दूर करके एक संदेश देने की आज कोशिश की गई थी ओंकार जी। तो ये इतिहास के पन्नों से